This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Build. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनर्जी क्राइसिस पर मक्स स्पेशल और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी कभी करता है कारे तरिया। नाज़रीन, वतन अजीज में एनर्जी का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और सुई गैस का दौरानिया 24 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे रह गया और वो बिल जो 600 रुपये हुआ करता था अब 6000 से तजावुज कर गया। और इसमें फिक्स्ड अमाउंट, इसके बारे में अभी पुरस्कार खामोशी है कि ये अरबों रुपया हर महीने लोगों की जेबों से महकमे में क्यों मुंतकिल हो रहा है। बिजली का घरेलू यूनिट 11 टैक्सेस के साथ 50 और 60 रुपये से ज़्यादा हो चुका और लोग परेशान हैं, बल्कि पशेमान हैं कि अब मुस्तकबिल हमारा क्या होगा। LPG आम अफराद के लिए इस्तेमाल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रही सही कसर पूरी कर दी। अवाम नास इन बढ़ते हुए बिलों के सबब ब्लड प्रेशर और जहनी अमराज का शिकार होते जा रहे। एनर्जी क्राइसिस ने जिंदगी मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किल तरीन कर दी है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या हल है, हमारे पास क्या मुतबादिल ऑप्शंस हैं। इसके लिए मक्स स्टूडियो में हमने 2 ऐसी शख्सियात को दावत दी है जो मईशत और एनर्जी क्राइसिस पर गहरी नज़र रखती हैं। आइए मैं उनका तारुफ कराए देता हूँ। सबसे पहले जनाब मियाँ राशिद इकबाल, सदर ऐवान सनत व तिजारत मुल्तान, चेयरमैन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और ग्रुप चेयरमैन सर्वो मोटर ऑयल कंपनी। मियाँ साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में एनर्जी क्राइसिस पर गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाए। थैंक यू। और नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान इंजीनियर मोहम्मद अजहर मलिक, वाइस प्रेसिडेंट एंड साइट हेड सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी। मैं उन्हें भी आज स्टूडियो में खुशामदीद कहने जा रहा हूँ। अजहर भाई, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, जो तबहीद मैंने बांधी यकीनन वो तो बहुत मुख्तसर सी थी, लेकिन आपसे सवाल ये है कि आप इन तमाम मामलात को अरसा दराज से देख रहे हैं कि एनर्जी का बहरान, अगर मैं ये कहूँ कि नफ्सियाती हद अबूर कर गया तो गलत ना होगा। तो इसमें कहाँ हमसे कोताही हो रही है, या वो इदारे जिन्होंने इन तमाम उमूर को मैनेज करना था वो अपना काम सही अंदाज में सरअंजाम ना दे पाए, आप क्या समझते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया आज इज़हार ख्याल का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नफ्सियाती हद वाकई एनर्जी का बहरान अबूर कर चुका है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उनमें से ज्यादातर वजूहात ऐसी हैं जो हमने खुद पैदा की हुई। जहां तक बात करें बिजली की, तो बिजली के शोबे में बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। बिजली चोरी भी बहुत होती है और बिजली जाया भी बहुत होती है। और हम प्रोजेक्ट लगा लेते हैं मगर उसको ग्रिड के साथ मुंसलिक करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें डालनी भूल जाते हैं। तो जब से ये पिछले 3 माह पहले से बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन का आगाज हुआ है, तो ये 3 माह में पंजाब में ही सिर्फ 16,000 लोग पकड़े गए हैं बिजली चोरी करते हुए। तो मैं ये आज ही अभी क्यों पकड़े गए हैं? बिजली तो बहुत अरसा दराज से चोरी हो रही है।
हम उन इलाकों की बात नहीं कर रहे आजाद कश्मीर की या बलूचिस्तान की या सरहद की, जहां पे लोगों को बिजली का बिल देने की आदत ही नहीं है। मैं तो पंजाब और सिंध की बात कर रहा हूं, जहां पर तो एक यूनिट भी चोरी करना जो है वो नामुमकिन है। तो अभी लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि पहले से चोरी हो रही थी, पकड़े अब जा रहे हैं। और इसी तरह जो नेपरा का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, वो भी 17% नेपरा अलाउ करती है। किसी भी डिस्को का 17% नहीं है, किसी का 28% है, किसी का 29% है, किसी का 30% है। अब 17% से जो ज्यादा है, वो मैं नहीं कहता कि वो चोरी हो रहा है, वो अगर चोरी नहीं भी हो रहा तो जाया तो हो रहा है ना। और सर्कुलर डेट आप देख लें कितना बढ़ गया है, 400 ट्रिलियन रुपीस पे पहुंच गया है। और आईएमएफ ने तो बड़ा सख्त नोटिस लिया है इस सर्कुलर डेट के ऊपर। उन्होंने तो कहा है कि हम अगली दफा आपको स्टैंड बाई एग्रीमेंट का हिस्सा ही नहीं बनाएंगे अगर आपने अपना सर्कुलर डेट ना कंट्रोल किया। अच्छा, तो अब सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना अब हुकूमत की मजबूरी बन गई है। तो वो हमारी जेबों पर भी डाका डाल रहे हैं उस सर्कुलर डेट में कमी लाने के लिए, मगर अपनी इंतजामी गलतियों को सही करने के लिए अभी तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई अमल दरामद किया हो या कोई नया प्रोग्राम शुरू किया हो या कोई नई रिफॉर्म्स या कोई नई रीस्ट्रक्चरिंग की हो अपने महकमों में। तो मैं तो समझता हूं कि ये हुकूमती इदारों की मिसमैनेजमेंट है, जिसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। किसी ऐसे इनकलाब की जरूरत है कि जहां महकमे के लोग इसमें शामिल हैं और उनको जो है किसी तरह मंजर आम पर लाया जाए, शायद कोई बेहतरी के असबाब पैदा हो सकते हैं। देखिए, इनकलाब तो ऐसे ही लाया जा सकता है कि आप जितने भी बिजली पैदा करने वाले और बिजली फरोख्त करने वाले अदारे हैं, इन सबको प्राइवेटाइज कर दें। एक दिन में सर्कुलर डेट भी बढ़ना रुक जाएगा, एक दिन में तमाम चोरी भी रुक जाएगी, एक दिन में तमाम मिसमैनेजमेंट भी रुक जाएगी। हमारी बिजली की तरसीलात, बिजली की तनसीबात जो है वो इतनी कमजोर हैं कि जरा सा हवा का झोंका तेज आता है तो आधे शहर की बिजली बंद हो जाती है। बगैर फाउंडेशन के जमीन में गड़े डाल डाल के खंबे खड़े किए हुए हैं, जबकि जब उस लाइन को डालने का एस्टीमेट लगता है तो करोड़ों रुपया उन खंभों की फाउंडेशन के हवाले से अपनी जेबों में डाल लिया जाता है, मगर वो खंबे जो हैं वो बगैर फाउंडेशन के जमीन के अंदर गड़े डाल के रखे हुए हैं। वो जरा सी हवा चलती है वो टेढ़े हो जाते हैं और तारें आपस में टकराती हैं और फीडर ट्रिप होने शुरू हो जाती है। अदर भाई, आपका ताल्लुक थरकोल माइनिंग कंपनी से है और आप दुनिया के बहुत से ममालिक की यात्रा कर आए। आपके कॉलम्स भी अखबारात में इस हवाले से शाया होते रहते हैं और आप मुवाजना करते रहते हैं एनर्जी क्राइसिस का पाकिस्तान और दीगर ममालिक से, और ख़ास तौर पर जो थरकोल है उसके हवाले से आपके पास बहुत सारी मालूमात हैं और इतनी कीमती मालूमात हैं कि उन्हें सुनहरी उरूज से लिखा जाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थरकोल माइनिंग कंपनी जो है उसका क्या किरदार है इन एनर्जी क्राइसिस में? रॉय साहब, बेसिकली थरकोल बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में ये दुनिया का 5वां बड़ा ज़ख़ीरा है, जो एक तो हमारे पास ये इंडिजिनस कोल का ज़ख़ीरा है। अच्छा। इस कोल से जो इस वक्त हम बिजली बना रहे हैं उसकी कीमत 20 रुपए फी यूनिट है, जो कि जबकि घरों में 50 से 60 रुपए के दरमियान दी जा रही है। जबकि और इसीलिए जो थरकोल से जो इस वक्त 3 बिजली के जो यूनिट हैं वो चल रहे हैं, और वो तीनों अगर नेपरा का आप अगर एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, एक ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर पे उन्होंने पावर प्लांट को चलवाना है, तो ये तीनों पावर प्लांट पाकिस्तान में 1, 2 और 3 के ऊपर हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि यहां से सबसे सस्ती बिजली बन रही है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारा इंडिजिनस कोल है। हमें अगर हम एलएनजी पे बिजली बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें डॉलर्स स्पेंड करने पड़ते हैं, डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। अगर हम इंपोर्टेड कोल पे बिजली बनाते हैं उसके लिए भी हमें डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। ये एक तो सस्ता कोल है। दूसरा ये है कि इस पे हमें डॉलर्स भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इससे बेहतर होता है। और मैं आपको बड़ी एक हैरानकुन बात बताऊं कि जो बहुत कम पाकिस्तान के लोगों को पता है कि हम तकरीबन 120 अरब रुपए का
सालाना कोल बेच रहे हैं पावर प्लांट्स को, और उससे बिजली बन रही है। इस वक्त हर कोल से तकरीबन 2600 मेगावाट नेशनल ग्रिड में जा रही है। 1300 मेगावाट हमारी SECMC की कंपनी जो कोल प्रोवाइड कर रही है उससे बिजली बन रही है। इसी तरह ब्लॉक 1 जो है थर का, वहां एक चाइनीज कंपनी है, 1300 मेगावाट उससे बन रही है। इस साल के वस्त में हम मजीद एक लकी पावर प्लांट है जो कि कराची में पावर प्लांट है, उसको भी हम कोल सप्लाई शुरू कर देंगे, तो 650 मेगावाट और इस थर कोल से बिजली बनना शुरू हो जाएगी। तो एक अच्छी बात यह है कि 20 रुपए फी यूनिट के हिसाब से तकरीबन 3200 मेगावाट नेशनल ग्रिड में जाना शुरू हो जाएगी। एक मालूमात और दीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है बिजली की खपत कितनी है जी, और थर कोल से कितनी बिजली बन रही है, और बाकी का कौन कौन से जरा इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान में गर्मियों में? असल में पाकिस्तान में गर्मियों और सर्दियों का बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में गर्मियों में तकरीबन 35,000 के करीब बिजली की खपत होती है। अच्छा। और सर्दियों में 12 से 15,000 के दरमियान ये खपत हो जाती है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि अब थर कोल से 3300 मेगावाट तो बनना शुरू हो जाएगी, और ये चूंकि 20 रुपए से बनती है बिजली, तो इससे ओवरऑल एनर्जी, अगर ये भी ना बने तो फिर आपकी जो यूनिट कॉस्ट है वो शायद हो सकता है कि 70 से 80 रुपए के दरमियान चली जाए। पाकिस्तान में जो बिजली बन रही है उसमें डैम से बिजली बनती है, यानी पानी से बिजली बनती है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर से बिजली बनती है, और पाकिस्तान में फिर बाकी LNG और इंपोर्टेड कोल से भी बिजली बनती है। लेकिन असल में बहरहाल माजी में जो भी हुकूमतों की पॉलिसीज रही या जो भी डिसीजन मेकिंग रहा, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में ये सारी की सारी बिजली आज थर कोल से बननी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास 175 अरब टन कोल का जखीरा है, दुनिया का 5वां बड़ा जखीरा है। और मैं आपको एक और डाटा दूं कि अगर हम इससे, मैंने कहा ना कि 35,000 मेगावाट गर्मियों में हमारी जरूरत है, मैक्सिमम 35,000, अगर हम 1 लाख मेगावाट इस थर कोल से बनाएं, जो कि बड़े आराम से बन सकती है, 200 साल तक बड़े आराम से हम बिजली बना सकते हैं। ये पाकिस्तान में एनर्जी मौजूद है और इसका एनर्जी का पोटेंशियल है। कौन नहीं बनने देता? असल में देखें, माजी में फिर इंपोर्टेड कोल पे एक तो इंपोर्टेड कोल पे वो लगाए गए पावर प्लांट लगाए गए, बहुत बाद में डेवलप हुआ। ये प्रोजेक्ट बहुत पहले डेवलप हो जाना चाहिए था। तो मतलब उसमें ताखीर की गई, उसमें बहुत ज्यादा ताखीर की गई। फिर एंग्रो जैसी कंपनी जब आई, प्राइवेट सेक्टर, जैसे अभी राज साहब ने बहुत अच्छी बात की। देखिए, हुकूमत का काम मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछे ना मेरी दानिश में, हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है। ठीक हो, हुकूमत का काम होता है बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज देना। ठीक है जी, बिजनेस जो है ये प्राइवेट सेक्टर करता है, क्योंकि वो बेहतर मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर फिर साफ ज़ाहिर, एक तो उनके यहाँ डिसीजन मेकिंग बड़ी स्लो होती है, और दूसरा फिर वहाँ ऑब्वियसली माहिर ही नहीं होते, वो एक माहिर भी नहीं होते, और फिर करप्शन का एलिमेंट भी आ जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, हम 120 अरब का सालाना कोल सेल करते हैं, और मजाल है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि 1 रुपया भी इधर से उधर हो जाए, क्योंकि हर चीज ऑडिटेड होती है, प्राइवेट सेक्टर है, किसी किस्म की कोई करप्शन का इसके अंदर मतलब शायबा भी नहीं है। लिहाजा मैं आपको एक बड़ी, आपने अभी बात की, मैं पिछले दिनों जर्मनी में था, मैंने उन जर्मन कंपनी से पूछा, मैंने कहा आप बिजली किसको सेल करते हैं, किसको बेचते हैं? उन्होंने कहा जी कि हम फ्री हैं, हम चाहें तो किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी कारखाने को बेच दें, हम चाहें तो किसी शहर को बेच दें, हम चाहें तो गवर्नमेंट को बेच दें। तो गवर्नमेंट भी एक बायर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी एक बायर है। पाकिस्तान का अलमिया ये है, जो अभी राज साहब ने बात की, इतना जो सर्कुलर डेट बढ़ गया है, पाकिस्तान में बिजली का खरीदार सिर्फ एक ही वो है, पार्टी है आप कह लें, वो हुकूमत है। आप प्राइवेट सेक्टर को बिजली नहीं बेच सकते। यानी जो इस वक्त हर कोल से भी जो बिजली बन रही है, जितने भी कारखानों में बिजली बन रही है, वो हुकूमत को फरोख्त हो रही है। हुकूमत फिर, और वो पैसे सर्कुलर डेट के नजर हो जाते हैं। हुकूमत आगे जब रिकवरी करती है तो उनको पेमेंट करती है। इससे ना ये बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए ये बिजली की कीमत 60 से 65 रुपए आपके हुई है। सब बिजली के साथ साथ जो सुई गैस है, यकीनन वो भी हमारी बुनियादी जरूरत है। किसी जमाने में आपको याद होगा 30-35 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 400, 600 तक बिल आया करते थे। इस महीने जो बिल आए हैं लोगों के, वो 4-6 हज़ार रुपए से लेके 50,000 रुपए तक बिल आए हैं इस महीने के, और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसमें फिक्स्ड अमाउंट खास तौर पर
काबिल तवज्जो है कि भाई फिक्स अमाउंट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कि किस चीज की फिक्स अमाउंट है। वो 1,000 रुपए से लेके हजारों रुपए तक है। अच्छा, उसमें वेल्थ टैक्स भी है, उसमें सेल्स टैक्स भी है। अब आप ये बताइए कि एक आम आदमी, उसका वेल्थ टैक्स से क्या ताल्लुक है, उसका सेल्स टैक्स से क्या ताल्लुक है, मीटर का रेंट भी उसमें शामिल है। तो आप क्या समझते हैं कि भाई ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं हो रही? जी, इससे बड़ी ज्यादती और कोई हो ही नहीं सकती। मगर मसला ये है कि हमारे मुल्क में 85% से ज्यादा कलेक्शन एट सोर्स है और सिर्फ 15% जो है वो कलेक्शन ऑन साइट होती है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन सबसे आसान होता है रेवेन्यू जनरेट करना, कि कोई आदमी डीजल पेट्रोल खरीदे उस पर टैक्स लगा दें, कोई आदमी बिजली गैस खरीदे उस पर टैक्स लगा दें, कोई आदमी मोबाइल का बैलेंस डलवाए उस पर टैक्स लगवा दें। तो ये सबसे आसान तरीका होता है रेवेन्यू जनरेट करने का। और हमारे मुल्क में 85% से ज्यादा इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है। सिर्फ 14-15% है जो एफबीआर खुद कलेक्शन करती है। और अब देखें ये कितना बड़ा हमारे साथ मजाक होने जा रहा कि एक निगरान हुकूमत के होते हुए एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म होने लगी है। अच्छा। और ये रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म के नाम पे एफबीआर के 4 महकमे बनाए जा रहे हैं, जिसमें हजारों लोग मजीद भर्ती किए जाएंगे और बहुत सारे लोगों को नवाजा जाएगा। और एक एक अफसर जो जिसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस करोड़ों रुपए हैं वो भर्ती कर लिए जाएंगे। और सब कुछ हो रहा रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, जबकि निगरान हुकूमत का तो मैंडेट ही नहीं है कि वो रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग करे। तो ये तो एक मुंतखब हुकूमत के काम होते हैं रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग करना। तो मगर आपके सामने है, देख लें निगरान हुकूमत के दौर में भी ये कुछ हो रहा है। नाजरीन, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, लेकिन एक रुबाई मैं चाहूंगा कि मियां साहब और साहब की नजर कर दी जाए कि जो भी कहना है बरमला कहिए, जो भी कहना है बरमला कहिए, ना रवा है तो ना रवा कहिए, और मसलहत है मुनाफकत बरबत, मसलहत है मुनाफकत बरबत, जो बुरा है उसे बुरा कहिए। एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे के वापसी के बाद इंशाल्लाह मियां साहब से और अजहर मलिक साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builder. वेलकम बैक नाज़रीन, मक्स स्पेशल के साथ मैं हूं राजा कौसर सईदी और आज बात हो रही है एनर्जी क्राइसिस की, जिसकी वजह से आम आदमी हर दर्जा क्राइसिस में मुब्तला है। न सिर्फ मुआशी हालात बल्कि मुल्की मईशत भी बुरी तरह दिगरगू है। और इस सिलसिले में हमारे पास जनाबे मियाँ राशिद इकबाल साहब, जो सदर ऐवान सनत व तिजारत हैं और मुआशी तौर पर एक हैसियत के हामिल हैं और तमाम चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह जनाब इंजीनियर मोहम्मद अजहर मलिक साहब, जिनका ताल्लुक सिंध एंग्रो कोल कंपनी से है, तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। मियाँ साहब, दुनिया में पेट्रोल सुना कि सस्ता हो रहा है, हो गया, लेकिन पाकिस्तान में सस्ता होता नहीं देखा गया। पेट्रोल जब महंगा होता है तो फिर किराए भी बढ़ जाते हैं, आमदोरफ्त महंगी हो जाती है, अशियाए खुर्दनोश जो हैं जाहिर बात है उन पर असरात मुरतब होते हैं और अवाम जो है वो बेचारे मजबूर होते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदनी है तो महंगी खरीदी जाती है। तो हम इस पर किस तरह काबू पा सकते हैं? जी, ऐसे है कि पेट्रोल और डीजल का मामला ऐसे है कि हमारे मुल्क में रिफाइनरियां नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ अपनी जरूरत का 30 से 40% तेल साफ करने की गुंजाइश है हमारे मुल्क में। तो बाकी का जो 60% माल है वो हमें तैयार शक्ल में बाहर से मंगवाना पड़ता है। और वो जो तैयार माल है वो हम आज से 1.5 साल पहले जब इंपोर्ट कर रहे थे तो हम 3 महीने या 6 महीने का एडवांस सौदा करते थे। अच्छा, उस वक्त हमारे पास इतने फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर थे कि हम 3 महीने या 6 महीने का एडवांस सौदा कर सकते थे।
तो उस वक्त जो प्राइस तय होती थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो पीएसओ की बेंचमार्क इंपोर्ट इंडेक्स एक बनती थी, उसके मुताबिक तय होती थी कि वो फिर 6 महीने या 3 महीने जितना हमने एडवांस सौदा किया हुआ होता था उतनी देर तक वो फिर मुस्तहकम रहती थी। ठीक हो गया। मगर चूंकि हमारे पास अब फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा बहरान है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो इसलिए कोई भी इंटरनेशनल कंपनी हमारे साथ अब 3 महीने या 6 महीने का एडवांस सौदा करने के लिए राजी ही नहीं है। तो अब हमें खरीदना पड़ता है स्पॉट में से। तो जब आप स्पॉट में बाइंग करते हैं उस वक्त आपको हर चीज महंगी ही मिलती है, और अब हम खरीद रहे हैं या 15 दिन का या 1 महीने का। तो जब आप कोई भी चीज परचून में खरीदते हैं उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। अगर आप 1 पाव दाल लेने जाएंगे तो शायद आपको 200-250 रुपए किलो मिले, मगर जब आप 100 टन दाल लेने जाएंगे तो वो आपको इस रेट पे नहीं मिलेगी, वो आपको इससे बहुत सस्ती मिलेगी। तो चूंकि अब हम बहुत थोड़ी मिकदार में हर 15 दिन बाद तेल और डीजल खरीद रहे हैं, तो हमें सबसे महंगी कीमत मिलती है डीजल और पेट्रोल की। यानी अदम इस्तेहकाम जो है वो हमारे लिए तकलीफ का बायस है। जी बिल्कुल है, और मेन वजह ये है कि इंटरनेशनल कंपनियां जो हैं वो हम पर इतबार ही नहीं कर रही, वो हमारे साथ 3 महीने या 6 महीने का एडवांस सौदा करने को तैयार ही नहीं है। वो समझती हैं कि हम उसको पूरा नहीं कर सकेंगे, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे या हम पेमेंट नहीं कर सकेंगे। और ये जो सर्कुलर डेट है आपके सामने है, ये जिस तरह एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट है, इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी सर्कुलर डेट है। पीएसओ को अरबों बल्कि खरबों रुपया मुख्तलिफ महकमों ने देना है। उन्होंने पीएसओ से उधार तेल और डीजल पेट्रोल उठाया हुआ, जिसकी वो पेमेंट पीएसओ को नहीं कर रहे। तो अब पीएसओ की भी एक लिमिट है उस चीज को बर्दाश्त करने की। पीएसओ का अपना वर्किंग कैपिटल सारा खत्म हो गया है, वो सारा जाके फंस गया है सर्कुलर डेट में। तो ये तो सारा निजाम ही ओवरऑल होने वाला है कि तमाम महकमे जितने भी हैं जो एनर्जी की खरीदो फरोख्त में या एनर्जी के इस्तेमाल में आगे हैं, उन सबको चाहिए कि महीने की महीने अपने बिल्स अदा करें। यहाँ कदा कलामी किसने किया है जुर्म, ये सब जानते हैं लोग, इस शहर में हर एक को पहचानते हैं लोग। तो ये जितनी हुकूमतें सियासी आती रही, क्या ये उनका किया धरा नहीं है? जी बिल्कुल है, मैं तो समझता हूँ है। ये जो सारी दुनिया चीख रही कि कैपेसिटी एग्रीमेंट, तो ये इन्हीं सियासी हुकूमतों ने की है। तो क्या उनके पास माहिरीन मईशत नहीं होते? उनके पास हम तो तिफले मकतब हैं, असल माहिरीन मईशत होते ही उनके पास है। मगर माहिरीन मईशत को इस्तेमाल कैसे करना है, असल बात तो ये है कि आपने मुल्क का मुफाद अपने सामने रखना है या अपना जाती मुफाद अपने सामने रखना है। माहिरीन मईशत तो उसी तरह का मशवरा देंगे आप जिस तरह का मशवरा उनसे लेना चाहेंगे, जिसमें उनके मफादात वाबस्ता होंगे। जी डेफिनेटली। अच्छा नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद असर मलिक, वाइस प्रेसिडेंट एंड साइट हेड सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी, हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद तजुर्बाकार हैं। उनसे सवाल ये है कि कोयले से डीजल और गैस भी बन सकती है, ये बात मैंने पहली बार सुनी, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है, उसकी तफसील वो बताएंगे। जी कौसर साहब, ये कोई ऐसी मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दुनिया बना रही है, कोल से डीजल भी बना रही है, कोल से गैस भी बना रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक डाटा दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है कि पाकिस्तान में जो हम गैस के जो जखीरा हमारे पास था और हम जो गैस इस्तेमाल करते रहे, वो कोई 50 ट्रिलियन क्यूबिक फीट थी, 50 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो हमारे जेर जमीन जखायर थे। अच्छा, जो दुनिया में सबसे बड़ा जखीरा है गैस का वो रशिया के पास है और वो है 1600 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। अच्छा, हमारे पास 50 था। अच्छा, जो थर्कोल का जखीरा है, अगर मैं इसको गैस में तब्दील कर दूं पूरे जखीरे को, तो ये 2000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस में तब्दील हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा हो सकता है। लेकिन साफ जाहिर है कि मतलब सारा जखीरा उस तरह कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ गैस के कितनी एनर्जी की हमारे पास कितनी मिकदार है। अच्छा, बहरहाल देखें, प्लांट लगते हैं, बड़े प्लांट लगते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं,
लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है। आप कोल से डीजल भी बना सकते हैं, आप कोल से गैस भी बना सकते हैं। इसके लिए क्या प्राइवेट कंपनियां अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हुकूमत इजाजत देगी? जी जी बिल्कुल। असल में हाँ, हुकूमत देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हुकूमत इस वक्त ना, हमारी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर एक मखमसे का शिकार है। हमारी हुकूमत ये नहीं फैसला कर पा रही कि बिजनेस हुकूमत ने करना है कि बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है, या दोनों ने मिलकर करना है। कभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होती है, कभी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, तो कभी खुद, और देखा जाए तो गवर्नमेंट बेशुमार चीजों में खुद बिजनेस कर रही है। तो देखिए, मेरी राय में हुकूमतों को काम होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देना। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को जो बेहतरीन एनर्जी से रिलेटेड या मईशत से रिलेटेड, जैसे राज साहब बैठे हुए हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े दिमाग हैं, उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके देखें कौमें क्या करती हैं, मुल्क क्या करते हैं कि वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हमने पाकिस्तान जैसे मुल्क में एनर्जी सिक्योरिटी कैसे लेके आनी है, यानी एनर्जी सिक्योरिटी की टर्म दुनिया भर में बोली जाती है। और उसके लिए फिर क्या होता है कि आप बैठते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फिर तमाम हुकूमतें अमल करती हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई एक हुकूमत आई, उसके बाद उसने पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को यकसर तब्दील कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, उन पॉलिसीज का फायदा यह होता है कि आप बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाते हैं। फिर जो हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस के इदारे होते हैं, वो अट्रैक्ट आप उनको करते हैं उन पॉलिसीज के जरिए, उनको कुछ मराआत देते हैं। और फिर उससे फिर ये होता है कि आपके ये इस तरह के कारखाने, चाहे वो उस कोल को डीजल में कन्वर्ट करना है या कोल को गैस में कन्वर्ट करना है, इस तरह के फिर प्रोजेक्ट आते हैं जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को होता है। मियां साहब, मैं यहाँ ये बात जानना चाहूंगा कि जो बात अभी अजहर भाई ने की कि एनर्जी सिक्योरिटी की, तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये सिर्फ अशराफिया और सियासतदानों के लिए है, अवाम उन्नास के लिए नहीं है। तो ये कब बनेगी, कब वो ख्वाब पूरा होगा, ये वक्त बताएगा। मैं मियां साहब ये जानना चाहूंगा कि जो एलपीजी है, जाहिर बात है जब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जहाँ गैस नहीं है, बिजली के क्राइसिस भी है, तो जाहिर बात लोग मजबूर हैं एलपीजी महंगी खरीदने पर, और उसको जलाना आप समझते हैं कितना मुश्किल काम है। उस पर सिर्फ चाय या कोई छोटी मोटी चीजें पक सकती है। तो ये जो एलपीजी है ये क्यों महंगी है? इसलिए कि हम सारी एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, एलपीजी इसलिए महंगी है। अच्छा। और जो सुई गैस अब महंगी हुई है, ये इसके भी रेट इसीलिए बढ़े हैं कि अब सुई गैस भी हमारे पास इतनी कम है कि हमें सुई गैस भी बाहर से इंपोर्ट करके अपनी पाइपलाइनों में इंजेक्ट करनी पड़ती है। तो इस वजह से सुई गैस के भी रेट बढ़े हुए हैं। अच्छा। तो हमारे पास एलपीजी तो है नहीं अपनी, शायद 2-4% जो 1-2 रिफाइनरियां हैं वहां पे निकलती हो। एलपीजी उस वक्त निकलती है जब आप क्रूड ऑयल को साफ करके डीजल और पेट्रोल बनाते हैं, तो ये उसका एक बाई प्रोडक्ट है। अच्छा। और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और ये सबसे कम प्रेशर पे लिक्विफाई हो जाती है। इसीलिए इसके सिलेंडर भी पतले होते हैं, उतने मजबूत सिलेंडर भी नहीं चाहिए, और इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी काफी अच्छी खासी होती है, और हरारत भी काफी मुहैया करती है। तो मगर यह है कि ये इम्पोर्टेड कमोडिटी है, हम डॉलरों में जो भी चीज डॉलरों में खरीद रहे हैं वो तो महंगी मिलनी है। 282 रुपए का तो डॉलर चल रहा है। अल्लाह अकबर। अजहर मलिक साहब, ये बताइए कि भाई ये जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं एनर्जी के, आखिर इसका मुतबादिल हमारे पास क्या है? मुस्तकबिल में देखें ना, हम लोग तो अपनी उम्र पूरी कर चुके, हमारी जनरेशन है, उससे अगली जनरेशन है, तो आखिर इन क्राइसिस का कोई मुस्तकबिल में कोई हल है? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर देखे, जो मेरी राय में जो पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज हैं, जो अपने जराए हैं, उनका जितना भी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे उनको इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन मैंने एक जगह पढ़ा कि मुल्क क्या करते हैं कि वो सबसे पहले जो पानी का मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, एटलीस्ट 80% तक वो उस पर जाते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे के मुताबिक दरिया सिंध में, सिर्फ दरिया सिंध की मैं बात करूं तो दरिया सिंध में 80,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है।
हाँ, वो उसमें उतार चढ़ाव होगा, साफ जाहिर है कि वो गर्मियों में पानी ज्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है, लेकिन 80,000 हम लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी बना रहे होंगे? पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 6-7 हजार हम मेगावाट बना रहे हैं सिर्फ, सारा पानी समुद्र में जा और सारा पानी समंदर में चला जाता है। और हम ये वाले जराए बहुत पहले देखें, अयूब दौर के अंदर 2 डैम बने पाकिस्तान में। उस वक्त की पॉलिसी कह लें या उस वक्त का डाटा ये कहता था कि पाकिस्तान को हर 10 साल के बाद एक डैम की जरूरत है। लेकिन हमने तरबेला और मंगला के बाद हमने एक ऐसी बहस स्टार्ट की कि हमने पाकिस्तान के अंदर डैम्स ही नहीं बनाए। अच्छा, सियासत की नजर हो गए। अच्छा, तो देखें न्यूक्लियर से भी हम बिजली बना सकते हैं। और दूसरा मैं फिर ये कहूंगा कि दूसरा और तीसरी चीज जो पाकिस्तान के अंदर, अब गैस के जखायर तो कम हो रहे हैं, राज साहब ने भी कहा और बिल्कुल ठीक कहा, तो पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा अल्लाह ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जखीरा कोल की शक्ल में दिया हुआ है, उस पोटेंशियल को जिस तरह मैंने कहा कि इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज या जराए इस्तेमाल करेंगे तो आपको डॉलर्स में जो चीज खरीद रहे हैं, और डॉलर फिर रुपी जब डी वैल्यू होता है और डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, वो चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। और फिर वो पाकिस्तान में साफ है कि एक शोर के जी गैस भी महंगी है, हर चीज महंगी है। तो बुनियादी तौर पर इंडिजिनस रिसोर्स जितना हो सकता है इसके ऊपर फिर मैं कहूंगा कि पॉलिसीज ऐसी आनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी तक कोल के ऊपर जो पॉलिसी है वो ये है कि सिर्फ कोल से बिजली बन सकती है, जबकि कोल सीमेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है। सीमेंट इंडस्ट्री हमारे साथ आके कई एमओयू साइन किए हैं। अच्छा। हम हुकूमत को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि वो अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाएं, और ये कोल जो बाकी जितने भी बाकी कोई इंडस्ट्री है या सीमेंट इंडस्ट्री है या बाकी जो भी इस्तेमाल करना चाहे। एक खैर खुशाइन बात ये है कि अभी सिंध हुकूमत सिंध जो कैबिनेट है, उन्होंने थर रेल लिंक एक 100 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन बिछनी है, उसकी मंजूरी दे दी है। तो जब ये रेलवे लाइन बिछ जाएगी, साहब उसको टाइम लगेगा, मेरा ख्याल है कोई 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन जब वो बिछ जाएगी तो फिर थर का इलाका रेल के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा पूरे पाकिस्तान के साथ। तो फिर ये थर का जो कोयला है वो फिर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो सीमेंट इंडस्ट्री में भी जा सकता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जा सकता है। तो उनकी भी कीमतें फिर कम होने का इम्कान डेफिनेटली होगा, क्योंकि सीमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने के लिए। और वो क्योंकि पूरा का पूरे पाकिस्तान में पूरा सीमेंट सेक्टर इंपोर्टेड कोल पे है। अच्छा। और पाकिस्तानी कोल इंपोर्टेड कोल के मुकाबले में 3 गुना सस्ता है, और डॉलर्स भी नहीं आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, कीमत कम हो जाएगी। तो सीमेंट की कीमत भी कम होने का इम्कान है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बहरान के शिकार है, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो स्टीम बनाते हैं और अपने टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए, तो वहां भी ये इस्तेमाल हो सकता है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। मियां साहब, सोलर एनर्जी हमारे पास एक बहुत बड़ा जरिया है कुदरती, तो इससे मुतबादिल जराए से हम अपने मुल्क को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं? उसके लिए हमें क्या कोई तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहिए? हाँ, सोलर के हवाले से मसला ये है कि सोलर पैनल और इन्वर्टर हमारे अपने मुल्क में नहीं बनते। हम बाहर के मुल्कों से लेकर आते हैं और उसके लिए फिर हमें डॉलर चाहिए जो हमारे पास है नहीं। तो या तो हुकूमत फैसिलिटेशन करे ऐसे कारखानों की जहां पर सोलर पैनल और इन्वर्टर बनते हों, उनकी कोई मशीनरी की इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री करे, उनको कोई कम पॉलिसी रेट के ऊपर कर्जे जारी करे, और पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल और इन्वर्टर बनने शुरू हों, फिर तो सोलर का कोई फायदा भी है। इस तरह तो उल्टा नुकसान है सोलर का कि एक तो हमें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर हमारे खर्च हो जाते, और दूसरा जो बंदा सोलर बनाने लग पड़ता है वो फिर हुकूमत से बिजली नहीं खरीदता, और हुकूमत ने ऑलरेडी कैपेसिटी मुआहदे किए हुए हैं, हुकूमत ने उनको पैसे देने ही देने हैं। तो जितनी सोलर से बिजली बनती है उतनी हुकूमत की सेल कम हो जाती है बिजली की, मगर हुकूमत ने पैसे देने ही देने हैं, तो हुकूमत उतने ज्यादा बिजली के बिल बढ़ा देती है। तो ये उल्टा, ये तो विशेष साइकिल है, ये तो उल्टा नुकसान हो रहा। ये तो दोनों ही काम करने की जरूरत है। एक तो सोलर पैनल और इन्वर्टर बनाने के कारखाने हमारे मुल्क में लगने चाहिए, और दूसरा हमको ये कैपेसिटी एग्रीमेंट सारे रीनिगोशिएट करने चाहिए। जिस भी हुकूमत के दौर में ये कैपेसिटी एग्रीमेंट हुए हैं उनको हमें रीनिगोशिएट करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। अच्छा मियां साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम हर चीज की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल देते हैं। इन एनर्जी क्राइसिस में क्या अवाम की भी कोई जिम्मेदारी बनती है?
हाँ, अवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बिजली चोरी ना करें। वो जो उनको बिल बिजली बनाने वाली कंपनी जो उनकी इस्तेमाल शुदा बिजली का बिल है उसको ईमानदारी से मुकर्ररा तारीख के ऊपर भरे, ये अवाम की जिम्मेदारी बनती है। मगर इससे ज्यादा अवाम की और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये तो मैटर ही गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट के ही करने के काम है। गवर्नमेंट ने ही पॉलिसियां बनानी है, गवर्नमेंट ने ही नाफिज करनी है, गवर्नमेंट ही बिजली बनाती है, गवर्नमेंट ही बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट ही बिल इकट्ठे करती है। तो ये सारे काम तो गवर्नमेंट के करने के हैं। या तो जैसे मैंने कहा कि इसको प्राइवेटाइज कर दे, फिर मैं देखता हूं कैसे सर्कुलर डेट बढ़ता है, कैसे बिजली चोरी होती है, कैसे मुफ्त बिजली बांटी जाती है वापडा के मुलाजमीन में। मैं देखता हूं एक यूनिट भी कोई फालतू लेके जाए, दिखा दे मुझे लेकर। तो ये सब कुछ हुकूमत के करने के काम है भाई। अच्छा अजहर भाई, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि अगर जो मुआशियात के थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान के, उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया जाए, जो बात आपने शुरू में की, और हुकूमत उनके हवाले कर दी जाए तो क्या मुल्क में तब्दीली आ सकती है? ये फॉर्मूला ठीक है नहीं। देखें, बहरहाल हुकूमत सियासी लोगों को ही करनी होती है। हाँ, क्या जरूरी है? देखें, सियासतदान का बहरहाल एक कनेक्टिविटी होती है अवाम के साथ। नहीं, मैं जो बात करने चाह रहा हूँ वो ये है कि बुनियादी तौर पर देखें, जो सियासतदान जो होते हैं वो हर चीज के माहिर नहीं होते। प्रॉब्लम सुनिएगा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा कि सियासतदानों ने मुआशी फैसले भी खुद किए, टेक्निकल फैसले भी खुद किए। ऐसे नहीं होता। दुनिया में क्या होता है कि हुकूमत सियासी लोगों का काम होता है, लेकिन सियासी लोग फिर क्या करते हैं कि जो मईशतदान है उनको बैठा के उनसे मशवरा लेते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनकी हेल्प लेते हैं, फिर वो वाली पॉलिसी अपने खलूस नीयत के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। जो नहीं हुई, जो ये नहीं हुआ हुआ, ये नहीं हुआ हुआ, क्योंकि जो अगर वो खलूस नीयत से देते भी हैं मशवरा, उसको वो सियासी मफादात की नजर तो हो जाता है, वो सही मानों में इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये असल मसला है, मेरे हिसाब से ये असल मसला। मियां साहब, एनर्जी क्राइसिस पर माशाल्लाह खासी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। ताहम मैं चाहूँगा कि मक्स न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जिसे हमने मक्स स्पेशल का नाम दिया है, आप अपने तजुर्बात की रोशनी में एनर्जी क्राइसिस के हवाले से हमारे नाजरीन को, हुकूमत को या इदारों को कोई पैगाम देना चाहें तो वो हमारे कैमरा हाजिर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कंज्यूमर के लिए तो यही मैसेज है जी कि जितनी जल्दी हो सकता है सोलर लगवा लें, उधार पकड़ें, कोई जेवर बेचें, कोई मोटरसाइकिल बेचें, जो 2 प्लेटें चाहिए 4 लगवा लें, जितनी जल्दी हो सकता है सोलर लगवा लें, क्योंकि आम आदमी के बस में नहीं रहना बिल पे करना आने वाले दिनों में। इसलिए जितनी जल्दी इससे छुटकारा पा लें उतना अच्छा है। सही कह रहे हैं। और हुकूमती महकमों से यही गुजारिश है कि ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ अपने मामलात को आगे लेकर बढ़ें, और जितने भी हुकूमती महकमे हैं जो एनर्जी खरीदते हैं उनकी भी उसी तरह जिम्मेदारी है अपने बिल पे करना जिस तरह एक आम शहरी की जिम्मेदारी है। तो उन महकमों को भी चाहिए कि अपनी बजटिंग इस तरह करें कि वो मंथली अपने बिल्स पे कर सकें, ताकि जो उनकी तरफ से शेयर इकट्ठा हो रहा सर्कुलर डेट में कम से कम उससे बचा जा सके। और हुकूमती महकमों के लिए दूसरा मैसेज ये है कि खुदारा अपनी मिसमैनेजमेंट खत्म करें, अपने अंदर काली पेड़ों को पहचाने और जो एनर्जी की चोरी हो रही है इसको बंद करें। जी जनाब इंजीनियर मोहम्मद अजहर मलिक, आपके कॉलम्स मैंने बड़े तफसील के साथ पढ़े और उसमें जो आपका दर्द दिल है वो भी मैंने महसूस किया, और मेरा दिल करता है कि कभी अगर हुकूमत मुझे मिली तो आपको ऐसी की पोस्ट दी जाए कि ये मुल्क जो है इन क्राइसिस से निकल आए। तो आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा देखें, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो ये है कि जैसे राशिद साहब ने भी कहा कि हमें ये तहैया करना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम सारा का सारा इल्ज़ाम दूसरों पे डाल देते हैं, कभी हुकूमतों पे डाल देते हैं। मेरा ख्याल में कि जहाँ जहाँ अपने हिस्से की जो शमा जिसने जलानी है, कम से कम वो तो वो जलाए।
और वो अपने हिस्से की शमा इस तरह जलाई जा सकती है कि जो बंदा जो भी काम कर रहा है वो खुद तो अब ये तहैया करे कि मैंने ईमानदारी के साथ करना है। ये चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे हुकूमत में बैठा हुआ कोई फर्द हो, जब तक हम इस तरह नहीं सोचेंगे और पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक साफ जाहिर है कि फिर हर कोई अपने जो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जाती मफादात हैं, उस पर चलता रहेगा। तो फिर यही हाल होगा हमारा जो जिस हाल में आज हम हैं। तो यही एक पैगाम है कि हमें अब अपनी ज़ात और अपने उससे बालातर होके अब मेरा ख्याल है कि टाइम आ गया है कि अब हम पाकिस्तान के बारे में सोचें और पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में जो भी हम कर सकते हैं वो। मियां राशिद इकबाल साहब, सदर ऐवान सनद तिजारत, चेयरमैन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ग्रुप चेयरमैन सर्वो मोटर ऑयल कंपनी। मियां साहब, आपका शुक्रिया कि आप एनर्जी क्राइसिस के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने बड़े भरपूर ख्यालात का इज़हार किया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अजहर मलिक, वाइस प्रेसिडेंट एंड साइट हेड सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी, उन्होंने भी अपने तजुर्बात की रोशनी में वतन अजीज़ और आवाम की बेहतरी के लिए जो भी तजावीज़ हो सकती थी वो उन्होंने अता फरमाई। इंजीनियर अजहर मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंतखाबात की गहमा गहमी है, हो सकता है कोई इनकलाब आपके वोट के जरिए आ जाए। सोच समझकर अपने वोट का इंतखाब कीजिएगा, अपने ऐसे उम्मीदवार चुनिएगा जो आपके लिए, आवाम के लिए, मुल्क के लिए और आने वाले वक्त के लिए बेहतर हों। ये जो रिवायती सियासत है, कोशिश कीजिए कि इससे किसी तरह जान छुड़ा ली जाए ताकि मुल्क में ये जो एनर्जी क्राइसिस हैं, कम से कम चलो इससे हम बाहर निकल आएँ। ताहम कोशिश कीजिएगा कि जो भी वक्त है उसे अच्छे तरीके से गुजार लिया जाए। मेरे सामने बहुत सारे इनकलाबी अशार हैं, ताहम मैं दो अशार पर आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम करने जा रहा हूँ कि हर एक कदम पे है अंदेशाए ज़िया लेकिन, हर एक कदम पे है अंदेशाए ज़िया लेकिन, बिसाते मेहर उलट कर नहीं जिया जाता। और मकाम ऐसे भी आते हैं जिंदगी में जहाँ, मकाम ऐसे भी आते हैं जिंदगी में जहाँ किसी के सामने घुटकर नहीं जिया जाता। सच सुनिए, सच बोलिए और हक परस्ती का आलम बुलंद कीजिए। राजा कौसर सईदी को मक्स स्पेशल से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.